क्या होंगे? एक खंभा खड़ा रहता, हाँ, तो वो जो तालाब है उसका नाम है हीराबंद तालाब। क्या नाम है? हीराबंद तालाब। इस हीराबंद तालाब से हमें एक स्तंभ प्राप्त हुआ है, और ये स्तंभ, इस तालाब से क्या प्राप्त हुआ है? स्तंभ। इस स्तंभ से कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हमें, और वो जानकारी किस काल की है? सातवाहन काल की। और सातवाहन काल की जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी है पदाधिकारियों के नाम। सातवाहन कालीन पदाधिकारियों के नाम कहां वर्णित है? किरारी के काष्ठ स्तंभ में। ठीक, इस किरारी के काष्ठ स्तंभ का जो लेख है उसकी भाषा है पाली। कौन सी भाषा है? पाली। पाली भाषा में लिखा गया है भाई किरारी का काष्ठ स्तंभ। ठीक, इस पदाधिकारियों के नाम में टोटल 18 विभाग, कितने विभाग? 18 विभाग और 22 पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख है। 28 विभाग और 22 पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख है। जैसे 1-2 का देखें, एक है रथिक। रथिक मतलब होता है क्या? जो रथ चलाता हो। रथ कौन चलाता है? सारथी चलाते हैं ना। ठीक, अगला है भाई कुलपुत्रक। कुलपुत्रक कहते थे अभियंता को, इंजीनियर को, इसमें लिखा है। ठीक, अगला है पल विदित पालक। क्या है? पल विदित पालक मांस बाजार का अधिकारी है। कौन? पल विदित पालक। ऐसे करके टोटल कितने हैं? हाँ, 22 पदाधिकारियों के नाम है, 18 विभाग के प्रमुख हैं। ठीक, महासेनापति, महाअश्वशाला प्रमुख, आयुधगान गारिक। ठीक, ये सब नाम है, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे, सिंपल सिंपल हैं। गौ मांडलिक। गौ मांडलिक मतलब किसका प्रमुख होना चाहिए? गायों का। हाँ, अश्वसेना प्रमुख, अश्वसेना का होगा। ठीक, हस्ती सेना प्रमुख या हस्तीपक, समझ में आ रहा है ना? किसके होंगे? हाथियों के। तो ये लिखे हुए हैं। ठीक, देखें अगला बालपुर। बालपुर से मुद्रा प्राप्त होती है हमें राजा अपीलक की। किसकी? राजा अपीलक, सातवाहन कालीन राजा है राजा अपीलक। तो राजा अपीलक की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई हमें? बालपुर से। बालपुर कहां है? रायगढ़ में। और बिलासपुर के चकरबेड़ा से हमें रोमकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। कौन सा सिक्के? रोमकालीन सिक्के। और ये रोमकालीन सिक्के जिस समय के हैं, ठीक, वो है सातवाहन का समय, अर्थात सातवाहनों के साथ इनका व्यापार था। सातवाहनों से व्यापार के साक्ष्य रोमकालीन सिक्के हैं। सातवाहनों के व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। रोमकालीन सिक्का है, ये है सातवाहन काल। हो गया? देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो वंश है, पहले उसकी कहानी समझें फिर समझना है। सबसे पहले हमें जानना है गुप्त वंश। क्या जानना है? पढ़े हैं गुप्त वंश के बारे में। कौन है भाई गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त। उसके बाद फिर श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद एक और है, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त, दोनों भाई रहते हैं। फिर उसके नीचे कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ऐसे चलते आएगा। ठीक, एक तरफ वकाटक लिखेंगे और दूसरे तरफ लिखेंगे नलवंश। तीनों वंश को एक साथ देख रहे हैं कंबाइन रूप से, ताकि आपकी समझ ज्यादा हो। तीनों समकालीन है भाई। समकालीन मतलब समझते हैं ना, कंटेम्पररी है, एक ही साथ चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। गुप्त वंश, वकाटक वंश और नलवंश। हो गया? तो जान रहे हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, घटोत्कच और अगला कौन आएगा? समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक है कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है जो बहुत फेमस है, जिसे कहते हैं आप लोग क्या? प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति।
समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है, समुद्रगुप्त के विजय क्षेत्रों का वर्णन है ना, प्रयाग प्रशस्ति। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है भाई दक्षिणापथ विजय अभियान का। किसका? हाँ, दक्षिणापथ विजय अभियान का। और इस दक्षिणापथ विजय अभियान में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया है? 12। कितने राजा परास्त हुए? 12 राजाओं को परास्त किया। और इस 12 राजाओं में से 2 राजा कहां कर थे? एक वकाटक से और एक नलवंश से। समझ में आए? 12 जो राजा है उसमें से 2 राजा क्या है? एक वकाटक का है और एक कहां का है? नलवंश का। समझ में आए यहां तक? हाँ, तो इन 2 राजाओं में से जो नलवंशी राजा है वो है व्याघ्रराज। कौन है? व्याघ्रराज। मतलब ये कौन से वंश का राजा हुआ? नलवंश का। और वकाटक वंशी राजा महेंद्र सेन। वकाटक वंशी राजा कौन हुआ? महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन को परास्त किया है भाई। किसको परास्त किया? महेंद्र सेन को और व्याघ्रराज को। लिखा है महाकांतार के व्याघ्रराज। कहां के? हाँ, महाकांतार मतलब आज का बस्तर वाला क्षेत्र होगा, ठीक। और कोसल के महेंद्र को, कहां के? कोसल के, मतलब आज का वर्तमान छत्तीसगढ़ की ओर, ऊपर की ओर, ठीक। समझ में? अब समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा कौन होंगे? कौन होता है भाई? पहले तो राजा रामगुप्त बनता है। फिर देखे हो पत्नी वाला कहानी सुने होंगे। हाँ, फिर आएगा क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। भाई थे दोनों, कंटेम्पररी राजा हैं, ठीक। समुद्रगुप्त के बाद आए हैं दोनों, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के कितने रत्न थे? 9 रत्न। और इन 9 रत्नों में से एक थे कौन? कालिदास। ये तो आपने नाम सुना ही है। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे कौन? कालिदास, ठीक। यहां महेंद्र सेन है। महेंद्र सेन का पुत्र होगा रुद्रसेन द्वितीय। कौन होंगे? रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र होगा प्रवरसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय। और रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र होगा कौन? प्रवरसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय 2 बार लिख दिया, क्षमा चाहूंगा। 2 ठोक राजा हो गए, सेम है ना, क्षमा चाहेंगे भाई। रुद्रसेन, रुद्रसेन का पुत्र कौन हुआ? प्रवरसेन, ठीक। अब संबंध समझना है। ये जो चंद्रगुप्त है ये राजा बनता है रामगुप्त के बाद, और चंद्रगुप्त की बेटी का विवाह किसके साथ होगा? रुद्रसेन। इसकी पुत्री का विवाह हो रहा है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की पुत्री का विवाह हुआ किसके साथ कर रहे हैं? रुद्रसेन के साथ। और पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किसके हो रहा है? रुद्रसेन द्वितीय। और देख रहे हैं चंद्रगुप्त गुप्त वंशी शासक है और रुद्रसेन वकाटक वंशी शासन है। मतलब अब दोनों के मध्य क्या हो गया? पारिवारिक संबंध हो गया। रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? रुद्रसेन की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो गई रुद्रसेन की। अब मृत्यु होगी तो प्रशासन हिल गया होगा थोड़ा। कोई भी राजा की आकस्मिक मृत्यु हो तो जानते हैं प्रशासनिक अस्थिरता आ जाती। प्रशासनिक अस्थिरता आ गई और राजा कौन बन गया है? प्रवरसेन द्वितीय। तो प्रभावती कहती है अपने पिता से कि प्रशासनिक अस्थिरता आ गई। खबर पहुंचता होगा कि रुद्रसेन द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कालिदास को भेजते हैं छत्तीसगढ़, जाओ देखना का चलत है वहां। और छत्तीसगढ़ इसी क्रम में आए हैं। तो किसके दरबार में आए होंगे? हाँ, प्रवरसेन, क्योंकि रुद्रसेन का बेटा राजा बन चुका होगा। तो कालिदास किसके दरबार में आए हैं? प्रवरसेन द्वितीय की दरबार में। समझ में आ रहा है कहानी?
हाँ, कहानी समझना है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। और हमारे यहां जो सिक्के मिले गुप्तकालीन वो इन्हीं तीनों के हैं। किनके? समुद्रगुप्त के, रामगुप्त के और चंद्रगुप्त के, क्योंकि इन्हीं तीनों का कनेक्शन कहां से है? कौशल से। इसीलिए कौशल से प्राप्त होने वाले ठीक गुप्तकालीन सोने के सिक्के इन्हीं तीनों के हैं। ठीक, अभी लिखाऊंगा किसके कितने सिक्के हैं। समझ में आया यहां तक कहानी? अब प्रवर सेन के नीचे भी कोई और होंगे? हाँ, तो प्रवर सेन के नीचे है भाई नरेंद्र सेन। कौन है? प्रवर सेन का पुत्र हुआ भाई कौन? नरेंद्र सेन। और नरेंद्र सेन का और पुत्र होगा कौन? पृथ्वी सेन। नरेंद्र सेन का पुत्र कौन हुआ? पृथ्वी सेन। और पृथ्वी सेन का पुत्र हुआ देवसेन। सुने ना, आपके सर हैं देव सर, हाँ वही देवसेन है, उनका नाम भी देवसेन है। ठीक है ना? हाँ, ये नहीं कही देना है देवसर वकाटक वंश से हर औकात हो गए। ठीक है, कहीं नहीं देना है भैया। पता चला था कुलदीप सर कहा थी से कि देवसेन सर ये नहीं है भाई। ठीक है, वकाटक वंश के हैं ये देवसेन। यहां तक समझ में? अब यहां से गुप्त वंश हमारे यहाँ खत्म हो गया। मतलब गुप्त वंश से संबंध जो है हमारे यहाँ केवल इतना ही था, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसका एक नवरत्न कालिदास प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में आया। लिख लेंगे भाई, दरबार में आया था, प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में आया। ऐसा फिर बाद में सोचेंगे क्या लाइन खींचे हैं, आता है ना घर जाकर, हाँ काबर खींच रहे हैं ये लाइन, ऐसा वाला अंदर से ही आता है, आता है सबके आता होगा आपके भी, ये लाइन काबर खींच रहे हैं। हाँ, ऐसे विस्मय क्वेश्चन आते हैं घर जाकर। ठीक, अब इधर देख रहे हैं कौन सा वंश पहुंच गए हैं? नल वंश। व्याघ्र राज के बाद आएगा भाई इस वंश का वास्तविक संस्थापक, नाम है क्या? वराहराज। व्याघ्रराज के बाद कौन आया? वराहराज। वराहराज का एक प्रतापी पुत्र होगा, नाम होगा क्या? भवदत्त वर्मन। क्या नाम होगा? भवदत्त वर्मन। इसका पुत्र है भाई कौन? भवदत्त वर्मन। इस वंश का प्रतापी शासक है कौन? भवदत्त वर्मन। कौन से वंश का शासक है? नल वंश का। ठीक, भवदत्त वर्मन के दो पुत्र होंगे। कितने पुत्र होंगे? दो। एक का नाम होगा अर्थपति और दूसरे का नाम होगा स्कंद वर्मन। दूसरे का नाम क्या है? स्कंद वर्मन। भवदत्त वर्मन के कितने पुत्र हुए? दो, अर्थपति और स्कंद वर्मन। अब देख रहे हैं कि यहां पर धीरे धीरे गुप्तों की सत्ता कम होते जाती है, जान रहे हैं ना? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद धीरे धीरे गुप्त क्या होते जाते हैं? कम शक्तिशाली, देखे होंगे आप। ठीक, अब वकाटक और नल वंशों के बीच क्या होगा? लड़ाई या युद्ध। तो भवदत्त वर्मन आक्रमण करेगा किस पर? नरेंद्र सेन पर। किस पर आक्रमण किया है? नरेंद्र सेन पर। और एक तो नरेंद्र सेन परास्त तो हुआ और भवदत्त वर्मन क्या हुआ? विजयी हुआ। हाँ, इसका मतलब समझना है, कट मतलब हारा है, ठीक, राइट मतलब क्या है? वो जीता है। वो लिख लू, पता चला था क्या गलत हो गया, सही हो गया अंदर में आएगा ना बाद में तो समझे। इसका मतलब ये क्या है कि नरेंद्र सेन परास्त हुआ और भवदत्त वर्मन विजयी हुआ। और यहीं पर से एक शिलालेख जारी होगा भाई, नाम है रिद्धिपुर शिला। कौन सा शिलालेख? रिद्धिपुर शिलालेख। रिद्धिपुर शिलालेख। इसी शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भवदत्त वर्मन का आक्रमण हुआ है किस पर? नरेंद्र सेन पर, और नरेंद्र सेन परास्त हुआ। हारा नहीं भाई, परास्त हुआ है। ठीक, हारे वाला अलग है, गेम नहीं चल रहा, परास्त हो गया एकदम। ठीक, और इसी अभिलेख में हमें इन दोनों की राजधानी के बारे में पता चलता है। अभी तक राजधानी नहीं लिखे थे, हाँ, अब यहां पर वकाटकों की राजधानी पता चली हमें, नाम है नंदीवर्धन। क्या है? नंदीवर्धन। वर्तमान का क्या है? नागपुर। वर्तमान का क्या है? नागपुर। लिखा है भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को परास्त किया और उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। समझ में?
तो किसकी राजधानी के बारे में पता चली हमें? वाकाटक की। समझ रहे हैं सीक्वेंस? शुरू भी लिख सकते थे उसे, लेकिन अभी पता चला क्योंकि शिलालेख प्राप्त होगा तभी ना पता चलेगा। ठीक, अब जान रहे हैं पिताजी हारा है तो बदला कौन लेगा? पुत्र लेगा ना, बाप का बदला बेटा लेगा, ऐसा सुने होंगे। हाँ, इसका शिलालेख है भवदत्त वर्मन का। भवदत्त वर्मन का शिलालेख है भाई, रिद्धिपुर नंदीवर्धन है महाराष्ट्र में, तो रिद्धिपुर शिलालेख प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र से। ठीक, आगे अब बदला कौन ली? पृथ्वीसेन ली ना। हाँ, तो पृथ्वीसेन आक्रमण करी काकर ऊपर? हाँ, अर्थपति के ऊपर। किस पर आक्रमण किया? अर्थपति के ऊपर। पृथ्वीसेन विजयी रहा, हारा कौन है? अर्थपति। और ये बात लिखा है, इसके अर्थपति का अभिलेख है ये भी, केसरी बेड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख में लिखा है। और पृथ्वीसेन ने अर्थपति की राजधानी पुष्करी को भस्मीभूत कर दिया, लिखा है। क्या किया? हाँ, इनकी राजधानी केवल तहस नहस हुई थी, मतलब इधर उधर बिखरना, तहस नहस मतलब भस्मीभूत मतलब जमीन पे मिला देना एकदम। समझ में? यह कम तोड़े रिस भवदत्त वर्मन अर्थपति पृथ्वीसेन होकर पूरा तहस नहस कर दी किसको? इसकी राजधानी को। और इस शिलालेख से नल वंशों की राजधानी का पता चला। राजधानी का नाम क्या है? पुष्करी। वर्तमान का क्या है? कोरापुट। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में। और नंदीवर्धन तो नागपुर है, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो इनकी राजधानी को तहस नहस कर, देखें इसकी राजधानी तहस नहस हुई, उसकी राजधानी भस्मीभूत हो गई। समझ में आ रहा है क्या बोला? दोनों में अंतर है, वो थोड़ा कम तोड़ा रहा होगा, इसने पूरा एकदम मिटा दिया। ठीक, बदला कौन लेगा? स्कंद वर्मन। ठीक, स्कंद वर्मन पोड़ागढ़ को फिर से बसाएगा, पोड़ागढ़ को फिर से बसाएगा। पोड़ागढ़ शहर का पुनर्निर्माण कराता है, एकदम भव्य निर्माण। पोड़ागढ़ शहर का क्या करवाएगा? ये पुनः निर्माण, और एक विष्णु मंदिर बनवाएगा। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। और मंदिर निर्माण कराते साथ फिर क्या करेगा? आक्रमण। कहां आक्रमण करेगा? किसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए? हाँ, देवसेन के ऊपर आक्रमण होगा। और इस आक्रमण का वर्णन पोड़ागढ़ शिलालेख में है। कौन से शिलालेख में? पोड़ागढ़ शिलालेख में। और फिर कौन परास्त हुआ? देवसेन। विजयी कौन रहा? स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन विजयी होता है भाई, और देवसेन फिर परास्त होता है। और इसी पोड़ागढ़ अभिलेख का पहला लाइन है वो। कौन सा शिलालेख है? पोड़ागढ़ शिलालेख जारी करेगा। और इसी पोड़ागढ़ शिलालेख का प्रथम लाइन है क्या? विजयी थे, विजयी हैं, और विजयी रहेंगे। विजयी थे, विजयी हैं, और विजयी रहेंगे। विजयी रहेंगे। ठीक, इसने लिखा है। समझ में आया? विजयी थे मतलब भवदत्त वर्मन के टाइम है, विजयी है मतलब स्वयं का टाइम है। हाँ, ध्यान से समझे, विजयी थे भवदत्त वर्मन का समय है, विजयी हैं स्वयं का समय है, और विजयी रहेंगे नीचे वाले राजाओं की बात कर रहा है। समझ में आया? हाँ, इसने तुम अलग करना है, सिलेक्शन लेना है और लेंगे। ठीक है ना? हाँ, ठीक, समझ में आया कैसे चल रहा है कहानी? हाँ, ये है भाई वंशों की कहानी। फिर स्कंद वर्मन का पुत्र होगा। हाँ, इधर पूरा नीचे, अरे विलास तुम बचा है ना, अभी राजीव मंदिर का निर्माण होना है ना नलवंशी शासकों में। हाँ, जगह खत्म हो गएगा। देख रहे हैं, ऐसे में आपको समझ में आएगा इतिहास। एक साथ जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो भवदत्त वर्मन के बारे में लिखवाऊंगा, उसको हराया दिखेगा ही नहीं आपको। इमेजिन भी तो होना चाहिए कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। ठीक, हाँ, समझ में ही नहीं आता, लिखवा बस दिया भवदत्त वर्मन का नरेंद्र सेन को परास्त किया हुआ काटक वंशी राजा। अब आपको रटना पड़ेगा, यहाँ पे कम से कम दिख तो रहा है आपको कि कौन किससे लड़ रहा है। तो इसीलिए समकालीन जब भी पढ़े तो एरो या ग्राफ बनाकर पढ़े इतिहास को जल्दी कवर होगा। ठीक, हाँ, अब स्कंद वर्मन के बाद राजा आएगा भाई नंदराज।
कौन आएगा? नंदराज। नंदराज के बाद राजा आया विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के बाद आया भाई पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज के बाद है विलासतुंग। विलासतुंग के बाद आता है भाई पृथ्वी व्याघ्र, और नल वंश का अंतिम राजा है नरेंद्र थबल। ठीक, हाँ और भी लिख सकते हैं, और भी राजा है, लिख लो, भीमसेन और नरेंद्र थबल। ये है नल वंशियों की वंशावली। हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना? हाँ, ध्यान से यहीं पर और एक बात लिखेंगे कि इसी पोड़ागढ़ शिलालेख में बताते हैं कौन? स्कंद वर्मन स्वयं को क्या कहते हैं? भवदत्त का पुत्र हूं। भवदत्त का पुत्र बतलाया है स्वयं को। क्या बतलाया है? भवदत्त का पुत्र। हो गया? अब देख रहे हैं स्कंद वर्मन पोड़ागढ़ शहर फिर से बसा लिया, विजयी कर लिया, मतलब साम्राज्य क्या रहा होगा? बड़ा विस्तृत रहा होगा। कहते हैं कि स्कंद वर्मन का ही साम्राज्य है जो नल वंश में सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य है। ठीक, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साम्राज्य क्या रहा होगा? सबसे बड़ा विस्तृत। अब पिताजी रही से तो बेटा अच्छा कॉलेज में पढ़ी ना। हाँ, और उस टाइम का कॉलेज है अच्छा नालंदा, समझ में? तो नालंदा से शिक्षा ग्रहण किया है कौन? स्कंद वर्मन का पुत्र नंदराज। हो गया? अब बात करते हैं सीधा किसकी? विलासतुंग। विलासतुंग का एक शिलालेख है भाई, नाम है क्या? राजिम शिलालेख। विलासतुंग का शिलालेख है क्या? राजिम शिलालेख। और इस राजिम शिलालेख में इन दोनों की जानकारी प्राप्त होती है भाई, विरूपाक्ष और पृथ्वीराज की, दोनों की। वो बताते हैं कि ये मेरे पिताजी है और ये मेरे दादा हैं, मतलब वंशज, पूर्वज। ठीक, ये उनके पूर्वज हैं विरूपाक्ष और पृथ्वीराज। ऐसा कहां वर्णन है? राजिम शिलालेख में। और राजिम शिलालेख के बारे में जानना है कि इस पे लिखा क्या है, किसका वर्णन है राजिम शिलालेख में। तो राजिम शिलालेख में दो तीन बातें बताई जाती है भाई, कि एक तो कौन सा निर्माण किया गया है मंदिर, क्या नाम है मंदिर का? राजीव लोचन मंदिर का क्या किया गया है? निर्माण। और इसमें मुख्यतः वर्णन मिलता है इनके स्वर्गीय पुत्र का। किसका? स्वर्गीय पुत्र, मतलब विलासतुंग का कोई और पुत्र रहा होगा जो अल्प आयु में क्या हो गया? मृत्यु को प्राप्त। ठीक, राजिम शिलालेख। ये मंदिर भी हो गया। तो स्वर्गीय पुत्र की पुण्य स्मृति में, किस पर? पुण्य स्मृति में क्या बनवाए इन लोग? मंदिर। समझ में? आप लोग भी गांव में देखे होंगे, पंखा उंखा दान करते हैं, घर और भवन वन बनवाते हैं, मंदिर रहता है। मंदिर खासकर देखे होंगे शंकर भगवान का मंदिर पुण्य स्मृति में निर्मित लिखा रहता है, होता है ना? और ये मंदिर की जो शैली है भाई, वो है पंचायतन शैली। कौन सा शैली? पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली मतलब चारों कोंटा में इकट्ठा छोटे छोटे मंदिर होई और बीच में एक बड़े से मंदिर होई। पंचायतन शैली पंचधन आयत से बना है। ठीक, चारों कॉर्नर पे और एक सेंटर पे है, इसलिए कौन सी शैली का मंदिर है ये? पंचायतन शैली का मंदिर। और इस राजिम शिलालेख को राजा खुद नहीं लिखेगा ना। आज जैसे राजा को कुछ लिखवाना है तो स्वयं नहीं लिखता होगा, कुछ और लिखने के लिए रखेंगे। तो राजिम शिलालेख को लिखा है एक व्यक्ति है, नाम है दुर्गहस्तिन, या इसी को किताबों में दिया है दुर्गगोल। ये नाम है उस व्यक्ति का जिसने क्या किया है? राजिम शिलालेख लिखा है। तो राजिम शिलालेख का देखें, विलासतुंग का है। ठीक,
नहीं, वो शब्द नहीं जानना है। अत का बहुत ज्यादा जाना था तुम्हें शिक्षक भर्ती के अनुसार, समझ में आता? अत का पहले दुख खत्म हो जाना रिसे, समझ में आ रहा? दो बार खत्म हो सकता था क्या? वंश। हो गया ठीक। अब जो बात है वो है एक और राजा की, वो है भीमसेन। इसका एक अब ताम्रपत्र प्राप्त होता है। ताम्रपत्र है पंडिया पाथर। क्या नाम है? पंडिया पाथर ताम्रपत्र। किसका है? भीमसेन का। भीमसेन का पंडिया पाथर। हो गया। अब इन सब के मुद्राओं की बात करते हैं। किसकी? मुद्रा की। तो पहले मुद्रा की बात करेंगे किसके? गुप्तकालीन। इनका भी मुद्रा मिला होगा ना? हाँ, देख रहे हैं मुद्रा, गुप्तकालीन मुद्राएं। गुप्तकालीन सोने की मुद्राएं लिखें सीधा, क्योंकि सब का के हवाए सोने की। गुप्तकालीन सोने की मुद्राएं टोटल 32 तो अडेंगा नहीं दिए, नलवंशी सिक्के हैं 32, क्षमा चाहूंगा। ठीक, टोटल सिक्के हैं भाई 9। कितने हैं? 9। टोटल 9 सोने के सिक्के हैं। और बताया हूं 3 लोगों के हैं। पहला कौन होगा? समुद्रगुप्त। दूसरे, उसके बाद शासन किसका आया? रामगुप्त का। उसके बाद शासन किसका आया? हाँ, इसी को क्या कह देते हैं आप लोग? विक्रमादित्य। 9 सोने के सिक्के। ठीक, उसमें से 7 जो हैं वो विक्रमादित्य के हैं, और 7 2 9 होना है तो 1 और 1। हो गया। गुप्तकालीन सोने की सिक्के। अब देख रहे हैं नलवंशी सोने के सिक्के, क्योंकि नलवंशियों का भी तो सोना का सिक्का चला होगा ना? हाँ, नलवंशी सोने के सिक्के। देखें, नलवंशी सोने के सिक्के जहां से प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं अडेंगा निधि। अडेंगा एक जगह का नाम है, और ये जगह कहाँ है? कोंडा गांव। सोच के देखना है कि नलवंशियों की राजधानी क्या है? पुष्करी या कोरापुट, मतलब दक्षिण क्षेत्र में होना चाहिए, उड़ीसा से लगा हुआ कोई राज्य होगा। हाँ, तो अडेंगा कहाँ है? कोंडा गांव में। ठीक, अडेंगा निधि कहते हैं क्योंकि एक ही जगह से प्राप्त हुआ है सब, इसलिए क्या कहते हैं? अडेंगा निधि। कोई व्यक्ति संकेल के राखे रही, जैसे तुम ठेकली में रखता हो, गुल्लक रखते हैं ना, 5 रुपए का सिक्का, उसमें अलग अलग सन लिखा होगा। हाँ, तो कोई नरेंद्र मोदी के समय या उर्जित पटेल गवर्नर के समय होगा, कोई अलग गवर्नर के समय। तो जब बाद में इतिहास में आपका ठेकली मिलेगा किसी को या गुल्लक मिलेगा, ठीक ठीक, तो लगेगा ना कि यही राजा रहा होगा। हाँ, ठीक, तो याद रखना है अडेंगा निधि। क्या बोलते हो आप लोग? गुल्लक, ठेकली तो कहते हैं छत्तीसगढ़ी, कहते हैं ना? हाँ, कहते हैं ना? हाँ, टोटल 32 सोने के सिक्के मिलते हैं भाई। कितने? हाँ, इसमें से कुछ वराह राज के हैं, वास्तविक संस्थापक है, कुछ अर्थपति का है, और कुछ भवदत्त वर्मन का है। इसके 29 सोने के सिक्के हैं वराह राज के। कितने सोने के सिक्के हैं? 29। अर्थपति का 2 है और भवदत्त का 1 है भाई। अर्थपति के 2 है और भवदत्त का 1, और टोटल कितने सिक्के हो रहे हैं? 32 हो रहे हैं ना, 29 1 30 और 2 32। समझ में आया यहां तक? ठीक, और ये है वास्तविक संस्थापक। आपने लिखा नहीं हो तो वराह राज क्या है? नलवंश का वास्तविक संस्थापक। कौन से धर्म का न्यायी होगा वराह राज? अरे, वराह किसका होता है? विष्णु जी होगा ना?
हाँ, वैष्णव धर्म का अनुयायी है भाई, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी, वैष्णव धर्म का अनुयायी है भाई। कौन? वराहराज। ठीक, घर जाके सबको अलग अलग लिख लेना है। वराहराज लिखना है उसके बारे में, भवदत्त वर्मन लिखना है उसके बारे में, अर्थपति लिखना है उसके बारे में। अलग अलग बिंदु स्वयं से बना सकते हैं आप, बना लेंगे? हाँ ठीक, दोनों प्रकार से नहीं पढ़ा सका मैं, या तो एक इस तरीके से पढ़े या तो अलग अलग एक एक के राजा के बारे में लिख सकते हैं, आप जैसा चाहें। कैसे सर, कहा पसंद आते, ये वाला वर्जन है कि वो वाला? ये वाला ठीक लग रहा है ना, जल्दी भी खत्म होता है इसमें। एक बड़ा सा पेज में लिखना है और सब एक ही पेज में क्या हो जाता है, खत्म। कहानियां इस पे पता चलती है। ठीक, तो याद रखेंगे वराहराज कौन से धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। लेकिन भवदत्त वर्मन है शैव धर्म का अनुयायी, मतलब इसने अपना इष्ट देव किसको बना लिया? शंकर भगवान को। एक शैव धर्म का अनुयायी है भवदत्त वर्मन, इसका अनुयायी है शैव धर्म का। स्वयं को भट्टारक की उपाधि से विभूषित करता है कौन? भवदत्त वर्मन। इसकी उपाधि से? भट्टारक की उपाधि से। और एक बेटा है उपाधि बनाए रखिए अपन नाम के पीछू, भट्टारक की उपाधि से। अगर आप दक्षिण भारत पढ़े होंगे तो एक वंश पढ़े होंगे, पल्लव पढ़े हैं। इस पल्लव वंश वाले लोग अपनी उपाधि क्या रखते थे? भट्टारक। भट्टारक का अर्थ होता है परम शैव। जो व्यक्ति शंकर भगवान के एकदम प्रिय होते हैं उसे कहते हैं भट्टारक। समझ में? इसीलिए शैव धर्म का है। और उसके बाद इसे इस शिलालेख में, कौन से शिलालेख में? रिद्धिपुर शिलालेख में इसकी पत्नी का भी नाम लिखा है। पत्नी का नाम है अचाली भट्टारिका। क्या नाम है? अचाली भट्टारिका। हो गया? ठीक उसी प्रकार अर्थपति का लिखें अगर, तो अर्थपति ने भी क्या उपाधि धारण की है? भट्टारक। और ये उपाधि के साथ अपने नाम के पीछे ही लगाता था। समझ में? जैसे आप कुछ भी हो जाते हैं तो लगाते हैं ना डॉक्टर फलाना, ठीक, इंजीनियर फलाना, वैसे वो नाम के पीछे लगाता था। इसीलिए किताबों पे नाम देखेंगे तो उसका नाम सीधा सीधा लिखा है अर्थपति भट्टारक। ठीक, सरनेम नहीं है, उपाधि है अर्थपति भट्टारक। और इसका अभिलेख कौन सा है? केसरी बेड़ा। किससे हारा है? पृथ्वी सेन से। और केसरी बेड़ा है भाई उड़ीसा में। पोड़ागढ़ भी है कहाँ? उड़ीसा में। और राजिम कहाँ है? लिख लेंगे ना, क्यों बताया लागे राजिम कहाँ है? तो जा रहे हैं, भवदत्त वर्मन चालू करे, देखा तो। अरे समुद्रगुप्त हायरी से ना व्याघ्र राज करा, ओ काबर जही व्याघ्र राज लड़े। दक्षिणा पद विजय अभियान किसका है? समुद्रगुप्त। वो निकला है ना राजाओं को जीतने। क्षेत्र विस्तार के लिए कौन आ रहा है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद से निकले होंगे, प्रयाग से, पाटलिपुत्र से। और पाटलिपुत्र से नीचे की ओर बढ़ते गए हैं तो किससे टकराए हैं? व्याघ्र राज और महेंद्र सेन से। उमन वही जगह है अपन अपन जगह में, वो आया है लड़ने, समुद्रगुप्त। हाँ। अरे हमार बस्तर क्षेत्र में है कोरापुट, राजधानी कोरापुट हरे। तो सवाल है ज्यादा खुरा पाती है। ऐसा था उस समय क्षेत्र, इधर है पाटलिपुत्र। समझ में? अब यहां से कोई व्यक्ति समुद्रगुप्त निकल रहे नीचे की ओर, समझ में? तो भाई रास्ता होना चाहिए ना एकदम, गूगल मैप तो ना कि एकदम सीधा आ जाए, तो मार्ग यहां से है। तो यहां आते हैं तो देखते हैं यहां टकराते हैं किससे? वकाटकों से। और यहां टकराते हैं किससे? नलवंश से। ठीक, अब अभी वर्तमान में इधर वकाटक भी आ रहा है छत्तीसगढ़ में, और इधर क्या आ रहा है? नल। इसलिए हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी राजधानी यहाँ पर है कोरापुट उड़ीसा में, और इनकी राजधानी है इधर नागपुर में। समझ में? लेकिन इन दोनों का आधा आधा क्षेत्र कहाँ था? छत्तीसगढ़ में। इसीलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में उसको पढ़ रहे हैं। समझ में आया?
हाँ, अब समुद्रगुप्त तो हमारे यहाँ का ही है, क्यों पढ़ रहे हैं उसे? क्योंकि आया है, उसकी चर्चा हो रही है। जैसे ह्वेनसांग है, पूरे भारत में पढ़ रहे हैं इतिहास में, वो तो है ही नहीं, भारत का ही नहीं है, वो तो चीन गए। लेकिन भारत के इतिहास की कड़ी में जो जो जुड़े हैं, वैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास की कड़ी में जो जो शामिल हैं, उन सबको पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, यही बता रहा हूं। अब राजधानी है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसीलिए तो बताया हूं कि जो नलवंशी सिक्के मिले, कहां से मिले हैं? कोंडागांव से। नलवंशी सिक्के कहां से मिले? कोंडागांव से। बता रहा हूं, समझना है कि ऐसे जगह मिलेंगे नलवंशी सिक्के जो आज उड़ीसा से क्या होते हों, लगे हुए हों। ठीक है ना? थोड़ा दिमाग लगाना है। इतनी नहीं मिलेगा भाई सरगुजा अरगुजा तरफ, थोड़ा सोचना है। उनकी राजधानी जब नीचे है तो सिक्के भी इधर ही प्राप्त होंगे ना उनके क्षेत्र में। हाँ, एकदम बेसिक दिमाग है। अब जैसे 100 रुपए का नोट है या 1000 रुपए का नोट है, ये भारत में ही तो दिखेगा, एक आध दो ठोक दिखेगा यूएस में। समझ में आ रहा है? यूएस में खोदेंगे अगर, अमेरिका में, तो हाँ डॉलर दिखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, उसी को किसी देश में देखेंगे, जापान अपान में, तो येन दिखेगा। तो अलग अलग सिक्के वहीं प्राप्त होंगे जहां उसका क्या होगा? क्षेत्र। हाँ, वही, इसीलिए बोला हूं, थोड़ा समझना है। हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, पोड़ागढ़ शिलालेख भी कहाँ है? उड़ीसा में। और यहाँ आपने भीमसेन का पंडिया पाथर ताम्रपत्र देखा है, ये भी आज का कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, ये आपके नल वंश खत्म हो गया। ठीक, वकाटक वंश भी खत्म हो गया और गुप्त वंश भी खत्म हो गया। दिख छोटा सा है, बहुत बड़ा। ठीक है ना? देख रहे हैं? एक पेज में लट पटाई लागा थे। हाँ तो गया है। ठीक है ना? तो ऐसे लिखना है आप लोग। हो गया? लिखा जाएगा? हाँ, दिख तो अच्छा रहा है सर, ऐसे फोटो खींचा थे। ठीक, समझ में आया? नोट्स ऐसे बनाए कि एक साथ काम खत्म हो जाए। देख रहे हैं सारी जानकारी लिखी। अभी जो एग्जाम में आए हैं, ये आया रिद्धिपुर अभिलेख भाई, भवदत्त वर्मन का पूछा है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देखेंगे, देखिए ना, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं देखे हो? हाँ, एकदम फोटो खींच लो। तुम्हें मिलता नहीं क्या ये पीडीएफ? कट जाता है सर, उसमें बहुत ज्यादा हो, सही से कट जाता है क्या? ऐसा नोट्स मिल जाए तो मजा आ जाए नहीं आप लोगों को? हाँ सर, दवा देते तो बन जाते। अपने से लिखना सीखें। ठीक है, आगे बढ़े। हाउ नहीं, हाउ सर बढ़ जा, आगू रेंग, जल्दी जल्दी कुछ तो बोलना है भाई। रोज प्रैक्टिस करने से 4 बार बताया हूं ना, सुबह उठना है और गोली जैसे खाते हैं, बीमारी रहता है तो एक बार सुबह खाना है टाइम से, फिर खाना खाने के बाद दोपहर को खाना है, और फिर खाना खाने के बाद रात, एकदम टाइम से लेते हैं ना गोली को। हाँ, तो बिल्कुल जो चीज याद नहीं होते वो बीमारी समझना है, और प्रॉपर रिवाइज को गोली टाइम टू टाइम रिवाइज करें, हो गई याद। समझ में आ रहा है? गोली की तरह ले इसे भी, किसकी तरह ले? गोली की तरह याद करना है। देखें, याद करने का एक ही तरीका है भाई, बार बार रिवाइज करना है। हाँ, क्या बातचीत होगी मैडम तुम्हारा? हो गया? चलो, फोटो ले लिए, बढ़िया, एकदम मस्त फोटो खींचे होगे। देखिए, अगला राजवंश है भाई, अब क्षेत्रीय राजवंश की बारी है। किसकी बारी है? क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश या इसी को कहते हैं स्थानीय राजवंश। इन लोग छत्तीसगढ़ के ही थे भाई, एक पूरा पूरा। इनकी जो पूरी जानकारी है या पूरी वंशावली है, सब कहां से प्राप्त होगा? छत्तीसगढ़ से। और पहला स्थानीय राजवंश है कौन सा? राजर्षि तुल्य कुल वंश। कौन सा वंश की बारी है? राजर्षि तुल्य कुल वंश। सबसे पहले तो लिखना सीखें, राजर्षि तुल्य कुल वंश नाम है भाई यही। ठीक, सबसे पहले देखना है इनका टाइम पीरियड वीरियड सब निर्धारित होता है। एक ही ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है इनका। क्या प्राप्त हुआ है? एक ही साक्ष्य है, कौन सा? आरंग ताम्रपत्र। और सब कुछ निर्धारण कहां से होगा? इसी आरंग
ताम्रपत्र से। कहां से निर्धारण होगा? आरंग ताम्रपत्र से। इस आरंग ताम्रपत्र में 6 राजाओं का वर्णन है भाई। कितने राजाओं का? 6। देखें, पहला राजा है सुर, इंग्लिश वाला मंसूरा का थे, ठीक। दूसरा है दैत, तीसरा है कौन? विभीषण, और रावण के बहनों हैं, यह दैत के पुत्र है। सूरा, दैत, विभीषण, भीम, दैत और भीम, ऐसा लिखा है शिलालेख में। सूरा, दैत, विभीषण, भीम, दैत, भीम, ठीक। अजीब सा नहीं लग रहा है? ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अलग कैसे कर पाएंगे कि कौन कौन सा राजा है? जब मैं बात में बोलूंगा दैत ने मारा, कौन दैत हमारे है? समझ में? तो इतिहासकारों ने इसे सरल बनाने के लिए क्या कर दिया, ये पहली आए तो ये दैत एक है, ये भीम पहली आए तो भीम एक है, ये दैत दूसरा वाला है तो दैत दूसरा है, और ये भीम का है दूसरा। समझ में? काम आसान बनाने के लिए किया गया है, ठीक। ऐसे 1 2 3 नाम नहीं रखे भाई, ठीक, याद रखेंगे। सूरा, दैत, विभीषण, एग्जाम में आया है, इसका क्रम हो जाएगा याद। मात्र 6 है, टेंशन नहीं लेना है। और जो आरंग ताम्रपत्र है वो है भाई राजा भीम द्वितीय का। किसका है आरंग ताम्रपत्र? तभी न पता चलेगा। सोच के देखें, अगर इस ताम्रपत्र विभीषण का होता तो इधर की पीढ़ी का कैसे पता चलता? आप विभीषण को थोड़ा ना पता है वह नाती कौन रोई, भविष्य की बात नहीं लिख पाएंगे ना। इसका मतलब 6 ही राजा है और एक ही ताम्रपत्र है, तो आखिरी वाला का होगा तभी ना ऊपर के नाम लिख पाया होगा वो। अब मैं पूछूंगा आपके नाती का क्या नाम है, आप थोड़ा ना बता पाएंगे, लेकिन मैं आपके पूर्वजों का नाम पूछूं ऊपर के तो आप बता सकते हैं। तो मतलब एक ही ताम्रपत्र है या अंतिम ताम्रपत्र है, तभी उसी में पूरा बातें लिखा हुआ है। तो किस राजा का होगा? भीम द्वितीय का। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं याद करना है। अब इस आरंग ताम्रपत्र में एक तिथि लिखी हुई है, तिथि मतलब समझते हैं, डेट, तिथि लिखा हुआ है। भीम द्वितीय इसी का समय होगा, हाँ, उस पे लिखा हुआ है भाई। ध्यान से देखें, एक खाली जगह छोड़ना है और लिखना है 82, और फिर खाली जगह छोड़ना है, लिखना है 82। समझ में? हाँ, लिखे ऐसे, फिर बता रहा हूं। हो गया? अब उसमें जो तिथि लिखी हुई है, ऐसे करके एक शिलालेख है या ताम्रलेख है, और यहां पे लिखा हुआ है तिथि। समझ में? अब इस तिथि में 3 अंक हैं, 1 2 और 3। जैसे देख रहे हैं यहां पर 2 अंक आपको दिख रहे हैं, 82 82 दिख रहा है, एक ही है ना दोनों का मतलब। सामने का अंक नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला अंक नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग इसे 1 कहते हैं और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? 2। तो अगर 1 कहें तो 182 होगा और 2 कहें तो 282। तो अगर 182 कह रहे हैं या 282 कह रहे हैं तो 100 साल का अंतर आएगा, आएगा ना? 1 और 2 में, क्योंकि पहला लेटर है, इधर का लेटर रहता था तो चल जाता, आखिरी डिजिट रहता तो लगभग मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पहला लेटर है तो 182 है कि 282 है, इसमें दिक्कत है। और ये तिथि जिस संवत में लिखा है वो है गुप्त संवत। कौन सा संवत है? पढ़ा है ना? मतलब इन लोग गुप्तों की अधीनता क्या करते थे? स्वीकार। गुप्त संवत 182 या 282 है भाई। और जान रहे हैं गुप्त संवत से ईस्वी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? 319 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? 319। कितना आएगा? आएगा ना? 601 आएगा। और ये कितना आएगा? 501। 100 साल का अंतर है ना? तो अगर हम ईस्वी में देखें तो 601 ईस्वी आ रहा है और 501। अब ध्यान से देखेंगे ये किसका टाइम पीरियड है? भीम द्वितीय का। तो इसके पहले रहे होंगे ये राजा, मतलब 601 से पहले रहा होगा और 501 के पहले। हाँ, तो 501 के पहले क्या रहा होगा? 499, 400 ये रहा होगा। हाँ, तो 499 को हम लोग बोलेंगे, या 401 से लेकर 499 को क्या बोलेंगे? 5वीं सदी कहेंगे ना इसे? इसे कौन सी सदी कहेंगे? 5वीं सदी। अगर इसमें 600 मिल लें तो कब से कब तक रहेंगे? 501 से लगभग मान लेते हैं कितना? 599 तक। तो ये सदी कौन सी सदी हो जाएगी? 6वीं सदी। तो कहते हैं राजर्षि तुल्य कुल वंश का
जो टाइम पीरियड था 5वीं 6वीं सदी है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्यों एक नहीं हो पाया, 5वां नहीं हो पाया या 6वां नहीं हो पाया? हो सकता था ना, या तो 5वां भी हो सकता था या क्या हो सकता था, 6वां हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ है, दोनों के बीच है। कितने साल तक? 20 साल तक शासन किए होंगे, तो 20 मतलब 100 ऊपर के। समझ में आया? इसके पहले क्यों लिए हैं? क्योंकि भीम आखिरी राजा है, तो इन लोग उसके पहले रहे होंगे। एकदम बेसिक समझ है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? ठीक। इसके जारीकर्ता का नाम है भाई, क्या है जारीकर्ता? भीम द्वितीय। लिखेंगे ना, लिख लिए हैं। अब ये कहीं से जारी हुआ होगा, लोकेशन, ठीक, प्राप्त हुआ है कहां से? आरंग से। जहां से प्राप्त होता है उसी का नाम देते हैं भाई। यदि मैं सिरपुर ताम्रपत्र बोलूं तो कहां से मिला होगा? सिरपुर से। तो ताम्रपत्र का जो जो नाम लिख रहे हैं वो प्राप्त होने वाला जगह है, जारी करने वाला जगह इस पे लिखा है, और वो जारी करने वाला जगह है स्वर्ण नदी से। कहां से जारी किया गया है? स्वर्ण नदी से। लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई नदी ही नहीं है, नहीं है ना स्वर्ण नदी। तो कुछ लोग कहते हैं सोन नदी होगा, कुछ लोग कहते हैं सोन नाला होगा, आरंग के पास है वहीं पर, कुछ लोग अलग अलग मत देते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे? सीधा स्वर्ण नदी, जो लिखा है वही मानना है। हो गया, कोई दिक्कत? ठीक। अब सुर पहला है यहां पर, या सूरा पहला है, देख रहे हैं सुर पहला है ना, इसके ऊपर और कोई राजा नहीं है, तो इस वंश का क्या मान लिए होंगे इसे? ये तो समझ में आ रहा होगा। और इस वंश का अंतिम राजा किसको मान लिए होंगे? क्योंकि आगे का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। अगर हमें साक्ष्य प्राप्त होता तो हम अंतिम राजा नहीं मानते। ये एकदम बेसिक दिमाग लग पाते, दिमाग होता है ना, नहीं लगा थे सर, नहीं समझ में आता। हो गया, ये है राजर्षि तुल्य कुलवंश, और कुछ नहीं जानने के लायक इस पे। ठीक, याद रखना है छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रथम स्थानीय राजवंश कौन सा है? कैलकुलेशन तो समझ में आया ना क्या किए हैं? छत्तीसगढ़ का क्या है ये? प्रथम स्थानीय राजवंश, आरंग ताम्रपत्र से। पूरा इन लोग पूरे एक ही जगह के हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मिल रहे हैं, इसलिए इनका बात और कहीं नहीं आया है पूरे भारत देश में, इसीलिए। हाँ तो इतिहास ला कैसे देख लेते हैं? छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश, देखे राम भगवान आए रही से शिवरी नारायण। हाँ वही तो बता रहा हूं, आरंग ताम्रपत्र प्राप्त है, वही तो कह रहा हूं कि आरंग और कहीं से अगर मिल जाता ताम्रपत्र, मान लो नागपुर से, उड़ीसा से, तो नहीं कहते क्षेत्रीय राजवंश। समझ में? यही चला होगा इनका क्षेत्र, इतना छोटा सा राजवंश है, केवल 5 पीढ़ी है, 100 साल के लगभग शासन कर रहे हैं, तो यहीं के होंगे स्थानीय, ऐसा। समझ में? बड़े होते तो कहीं ना कहीं और से इनका क्या होता? संबंध। जैसे देखे हैं वकाटक के बिहा होते, संबंध जुड़ रहे हैं। ठीक, विजय अभियान में पता चल रहा है इसका कोई अता पता नहीं है, मतलब हमारे यहाँ के जैसे तय तोर गांव वाला मन ही जानते, तो बिलासपुर में तोर कोई अता पता नहीं है। समझ में? तब तय यहाँ के स्थानीय नोहस, स्थानीय होंगे तो वहीं के लोग जानेंगे ना। आप भी अपने आप को कैसे कहते हैं? स्थानीय पहचानते हैं तो स्थानीय है। आप कहाँ के स्थान के, तो वही तो बताते हैं कि मोला जानते चिंते थे, स्थानीय मैं वहां के। यहाँ कोई नहीं जाना थे। वैसे पूरे भारत देश में इसको किसी को नहीं पता, इसलिए क्या हो गया ये स्थानीय राजवंश। समझ में? इसे स्थानीय कैसे लेते? अपना अपना सोचना है, महू स्थानीय। ठीक, चले अगला। अगला जो वंश है भाई वो है सरबपुरी वंश। कौन सा वंश है? सरबपुरी वंश। चलो बाकी देखेंगे कल। ठीक, बहुत सारा है सरबपुरी वंश।